जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी क्या चुनाव से पहले जेल में जाने वाले हैं? क्योंकि अब उनके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में जिस तरीके से जो बेहूदगी वाला रवैया अपनाया है, अब पूरे देश में उनके खिलाफ में जनता का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय लोकतंत्र की नींव संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर टिकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता इन संस्थाओं को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में हुई एक घटना ने दोस्तों इस हताशा को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस के दौरान कथित तौर पर कहा कि मैंने कहा कि उंगली नीचे दिखा करके बात करो। यह घटना दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर से जुड़ी एक मीटिंग के दौरान हुई, जहां पर हंगामा मच गया। यह न सिर्फ व्यक्तिगत बदतमीजी का उदाहरण है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार भी है। जब दोस्तों ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, तो उनकी खिसियाहट संवैधानिक पदों पर निकाली जा रही है। ममता दीदी की कई कोशिशों के बावजूद भी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने में असफल रहने के बाद में अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव आयुक्त को ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना न सिर्फ राजनीतिक नैतिकता की गिरावट दर्शाती है, बल्कि टीएमसी की हताशा को भी उजागर करती है, जहां पर सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। दोस्तों यह प्रकरण एसआईआर की पृष्ठभूमि में समझना बेहद ही जरूरी है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी की गई है। यह बिहार से शुरू होकर के अब 12 राज्यों तक फैल चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। दिसंबर 2025 में जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में तकरीबन 58,20,000 नामों को हटाया गया, जो मुख्य रूप से फर्जी या फिर डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने का प्रयास है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इसे एनआरसी का दूसरा नाम बता करके विरोध कर रही है, क्योंकि इससे उनके कथित वोट बैंक को खतरा है। ममता बनर्जी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता करके रोकने की हर संभव कोशिश की। संसद में हंगामा किया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए और यहां तक कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कि यह चुनावी धांधली है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे जारी रखा, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र की पवित्रता को सुनिश्चित करती है। लेकिन आज दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, एसआईआर को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में जो मीटिंग थी, आज की इस मीटिंग ने ममता बनर्जी की हताशापूर्ण हार को जगजाहिर कर दिया है। ममता बनर्जी की यह असफलता उनकी सत्ता की कमजोरी दर्शाती है। जहां पर एक समय वो दीदी की छवि में अजय लगती थी, अब हार की आहट से बौखला गई हैं। जरा बात कर लेते हैं अभिषेक बनर्जी की। जो कुछ भी आज हुआ वो चुनाव आयोग के साथ में हुई 2-2.5 घंटे की मीटिंग में टीएमसी की 10 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे अभिषेक बनर्जी ने न सिर्फ एसआईआर पर सवाल उठाए, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त से तीखी बहस भी करने लगे। ऐसा लगा जैसे वो कोई पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए पहुंचे थे। वो किसी संवैधानिक संस्था पर बैठे किसी शख्स से बात नहीं कर रहे थे, वो अपने किसी टीएमसी नेता को जो है संबोधित कर रहे थे, ऐसा होने लगा। मीटिंग में 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी के मुताबिक चुनाव आयोग ने किसी भी सवाल का कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया। अभी ममता खुश करने वाला जवाब तो दे नहीं पाएंगे ज्ञानेश कुमार। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के सवालों को नागरिकता जैसे असंबंधित टॉपिक पर मोड़ दिया गया, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ दोस्तों जब अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उंगली नीचे करके बात करने की हिदायत दे डाली। यह न सिर्फ एक संवैधानिक पद की अवमानना है, बल्कि राजनीतिक गुंडागर्दी का भी प्रतीक है। क्या दोस्तों अभिषेक बनर्जी भूल गए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी राजनीतिक दल की दबाव में नहीं झुकती है? यह घटना टीएमसी की संस्कृति को दर्शाती है, जहां पर विरोधियों को धमकाना और संस्थाओं को कमजोर करना आम बात हो चला है। पहले भी अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताकर के हमला किया था और एसआईआर के खिलाफ में घेराव की धमकी भी दी है। क्या यह लोकतंत्र है या फिर तानाशाही की शुरुआत? ममता बनर्जी की भूमिका यहां पर और भी ज्यादा शर्मनाक है। वो खुद एसआईआर को बीजेपी की साजिश बता करके लोगों में डर का माहौल बनाती हैं।
लोगों के बीच में डर फैला रही हैं और कह रही हैं कि इससे बंगाल के लोग नागरिकता खो देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एसआईआर फर्जी वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया है जो चुनाव को निष्पक्ष बनाती है। और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इसका कुछ भी लेना देना नहीं है भारत की नागरिकता पर। ममता बनर्जी की लाख कोशिशें जैसे कि विरोध मार्च, संसद में हंगामा और अन्य राज्यों के नेताओं जैसे कि एमके स्टालिन और पीएनआरआई विजयन के साथ में गठजोड़ के बावजूद एसआईआर को वो रुकवा नहीं पाई। अब जब सत्ता हाथ से फिसल रही है तो खिसियाहट में संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे करके यह खेल खेला जा रहा है जो टीएमसी की पारिवारिक राजनीति की सड़ी हुई जड़ें दिखाता है। क्या ममता बनर्जी भूल गई कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं और संविधान की शपथ लेकर के बैठी हैं? उनकी यह हताशा न सिर्फ बंगाल की जनता को धोखा दे रही है बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर भी कर रही है। यह घटना सिर्फ एक मीटिंग का हंगामा नहीं बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। और इस पैटर्न को दोस्तों हमें समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या पैटर्न फॉलो करने में लगी हैं। टीएमसी ने एसआईआर की हियरिंग्स में प्रोटेस्ट करवाए जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र को बाधित किया, केंद्र सरकार के तमाम कामों को बाधित किया। अभिषेक बनर्जी ने बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि बीएलओ को निर्देश दिए कि लोगों के साथ में खड़े रहें और विरोध करें। उन्होंने चुनाव आयोग पर सिलेक्टिव लीक का आरोप भी मढ़ दिया है और संसद में एसआईआर और बीएलओ मौतों पर केंद्र को घेर लिया है। लेकिन दोस्तों ये सब बहाने हैं, असली डर यह है कि एसआईआर से टीएमसी का कथित अवैध वोट बैंक उजागर हो जाएगा जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल बताए जाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट मांगी है लेकिन खुद पर उन्होंने जो है आरोप मढ़ दिए कि टीएमसी ऐसे वोटर्स को संरक्षण दे रही है, यानी कि चुनाव आयोग से इलीगल इमिग्रेंट्स की जो है लिस्ट मांग रहे हैं। आप लोग समझिए कि तारों के नीचे से घुसाइए और लिस्ट मांग रहे हैं चुनाव आयोग से। और चुनाव आयोग के पास में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की पहले ही लिस्ट होती तो कब का खदेड़ दिया होता। ऐसे में ममता और अभिषेक बनर्जी की आक्रामकता न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि उनकी राजनीतिक पतन की कहानी भी बयां करती है। जब सत्ता की कुर्सी डगमगा रही है तो संस्थाओं पर हमला करना आसान लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी हरकतें अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाती हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था को धमकाना या फिर बदतमीजी करना न सिर्फ आपराधिक है बल्कि नैतिक दिवालियापन भी है। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। लोग उनके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे सीधे धमकाना कि आप उंगली नीचे करके जो है बात कीजिए। जिस तरीके से उनका रवैया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में डिसरिस्पेक्टफुल रहा है, इसके खिलाफ में लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले दिन से जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और न सिर्फ टीएमसी बल्कि और भी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो गैर भाजपाई दल हैं उसमें संजय सिंह की भी मैं आपको साथ में एक भूमिका शेयर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय सिंह, तब उन्होंने भी घटिया और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल ज्ञानेश कुमार के लिए किया था। वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां भूल गई हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से आपको संवैधानिक संस्था पर बैठे किसी शख्स के पद की गरिमा का ख्याल रखना है। अभिषेक बनर्जी क्या बात कर रहे हैं, गली गुंडों की तरह जो है बोलते दिख रहे हैं कि उंगली नीचे करके बात कीजिएगा। तो यह साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की हताशा को उजागर करता है और इसकी वजह से अब इनके खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूटता दिख रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।